मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान साथियों, आज हमारी बातचीत का विषय है चौधरी चरण सिंह। प्रभात राय का अभिवादन स्वीकार कीजिए। चौधरी चरण सिंह वस्तुतः भारत के एक बहुत ही महान किसान नेता थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत बहुत तर्कशीलता के साथ, विलक्षण बौद्धिकता के साथ, परम निडरता के साथ और बेहद बेबाक तौर तरीकों से करोड़ों किसानों की विकट तकलीफ़ों का वर्णन अपनी आवाज़ में किया, अपनी आवाज़ बुलंद की उनकी तकलीफ़ों को लेकर। राष्ट्र के करोड़ों किसानों के भीषण आर्थिक शोषण का समुचित तौर पर निवारण करने के लिए और निदान करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम अंजाम दिया, अथक परिश्रम किया। 1979 में वो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद केवल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही संभाला। 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 तक का जो पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है, और वो एक दुर्भाग्य है देश का कि ऐसा महान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन राजनीतिक कटुताओं और विवशताओं के कारण उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। बहुत जल्दी त्यागपत्र देना बना और फिर वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। हालांकि वो कभी संसद का सामना नहीं कर सके, लेकिन उनका नाम इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में बाकायदा दर्ज हो गया। चौधरी चरण सिंह ने अपनी तमाम जिंदगी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर और भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है उसकी अनुपम मर्यादाओं के तहत ही व्यतीत की। हमारी अपनी मर्यादा हैं, हमारी ऋषि परंपरा है, हम आर्यव्रत के निवासी हैं। चौधरी चरण सिंह ने कुल 85 वर्ष तक की आयु जी, सिर्फ 85 वर्ष। हालांकि वो लंबे वक्त तक जी सकते थे, लेकिन ऐसे हालात बने ज़िंदगी के कि वो नहीं जी सके ज़्यादा। और लेकिन उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जी बहुत ही शानदार ढंग से जी और अविस्मरणीय तौर पर भी जी। आज हम उन्हें जो इतना याद करते हैं, इतना उनकी विरासत को आज हम स्वीकार करते हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अपने सारे जीवन काल में उन्होंने विनाशकारी सांप्रदायिकता और विभाजनकारी जातिवाद के विरुद्ध अत्यंत तेजस्वी और प्रखर तौर पर और प्रभावशाली रूप से निरंतर संग्राम किया, निरंतर युद्ध किया। सन 1918 जबकि वह सिर्फ 16 साल के थे और विद्यार्थी थे, स्कूल मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास किया था। उसके बाद वो आर्य समाज के प्रणेता स्वामी दयानंद के बहुत प्रभाव में आ गए। उनके विराट चरित्र का, दयानंद के और उनके महान व्यक्तित्व का उन पर बहुत गहरा प्रभाव स्थापित हुआ और वे आर्य समाज के सुधार आंदोलन से जुड़ गए और उसके प्रति प्रतिबद्ध भी हो गए। सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि उसके लिए डिवोशन उनके अंदर एक पैदा हुआ। सभी धर्मों के अंदर विद्यमान पाखंडों और कुरीतियों के घनघोर विरोधी और खंडनकर्ता संत कबीर से भी बड़े प्रभावित हुए उसी दौर में, जब वो विद्यार्थी थे। जैसा कि मैंने बताया कि वो स्वामी दयानंद से भी सबसे पहले प्रभावित हुए। धीमे धीमे जब उनका अध्ययन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा तो वो कबीर दास से बड़े प्रभावित हुए और उनके पदों को अप्राय गुनगुनाया करते थे। सैकड़ों पद उनको याद थे। कबीर के कालजयी दोहे उनको कितनी हद तक स्मरण थे, वो उनके निकट रहने वाले लोग बाकायदा जानते हैं। हम भी एक दौर में उनके निकट रहे तो हमें मालूम है वो किस तरह तेजस्वी ढंग से उन दोहों को दोहराते थे। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के निकट साथी और काकोरी कांड में आजीवन कारावास काटने वाले मेरठ के क्रांतिकारी और कांग्रेसी लीडर विश्वशांत दुबलिश को चौधरी चरण सिंह ने अपना पथ प्रदर्शक स्वीकार किया, उनको गुरु का दर्जा दिया। हालांकि उनसे ज़्यादा बड़े नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने उनको अपना पथ प्रदर्शक माना और जीवन भर माना। सर्वविदित है कि मेरठ की क्रांति धारा से जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो किसानों ने ही सबसे बड़ा किरदार निभाया था और बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लाखों किसान उसमें
कत्ल किए गए ब्रिटिश फौज द्वारा, और उन्होंने किस कदर कुर्बानियाँ दी, सारा इतिहास इस बात को जानता है। पंजाब के क्रांतिकारी किसान नेता सरदार अजीत सिंह द्वारा रचित जो गीत है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, लुट गया माल तेरा लुट गया माल होए, तू धरती की मांग सवारे सोए खेत जगाए, और सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए, फिर भी भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा, बुझा बुझा है दिल क्यों तेरा एक अंगारा बन जा, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा। एक लंबा गीत है जो बहुत गूंजा स्वाधीनता संग्राम के किसान मूवमेंट में, और भगत सिंह के चाचा थे सरदार अजीत सिंह, जो कि जिनको फरार होना पड़ा, हिंदुस्तान के बाहर रहना पड़ा, उनके जिंदा मुर्दा वारंट कर दिए ब्रिटिश सरकार ने। तो ये बताता है किसानों का किस कदर किरदार रहा पूरे भारत के स्वाधीनता संग्राम में। दुर्भाग्यवश ये है, दुर्भाग्य सबसे बड़ा भारत का ये कि आज़ादी का दौर जब शुरू हुआ तो भारत के किसानों की घनघोर उपेक्षा हुकूमतों द्वारा अंजाम दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात छोड़ दें, जिसमें किसानों को बड़ा महत्व प्रदान किया गया था, उसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उसमें किसानों को हाशिए पर धकेल दिया गया, हाशिए पर धकेला गया। उद्योगपतियों ने और उद्योगों ने योजनाओं में प्राथमिक स्थान ले लिया, जो रीढ़ की हड्डी थी हिंदुस्तान की, जो रीढ़ की हड्डी थी। तभी देखिए ये दुर्भाग्य रहा कि हमको अमेरिका से उस दौर में अनाज इंपोर्ट कराना पड़ा। जैसा सड़ा गला अमेरिका ने अनाज दिया, उस बात का पुराने लोग साक्षी हैं। लेकिन बाद में हरित क्रांति हुई, उसमें भी बड़ा किरदार इन पीसेंट लीडर्स का है। लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा किरदार है, चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा किरदार है हरित क्रांति को अंजाम देने में और उसके लिए आवाज़ बुलंद करने में। तो जैसे ही जो है ये सब बहुत लंबी दास्तान है, बहुत ही संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए हम चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्तित्व की विवेचना कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कैसे थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह को अपना सुप्रीम लीडर माना। डॉक्टर लोहिया की आकस्मिक मौत हो गई एट द एज ऑफ 56 ओनली, और वो उनका अंतकाल बेवक्त हो गया। लेकिन उसके बाद जो सोशलिस्ट लीडर थे उत्तर प्रदेश के, ख़ास तौर से जो भी समाजवादी थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपना एक नेचुरल लीडर, स्वाभाविक नेता मान लिया और जीवन भर वो उनके लीडर रहे। सामाजिक गांधीवादी थे वो, हालांकि वो उस तरह के सोशलिस्ट नहीं थे। डॉक्टर लोहिया तो मार्क्सिस्ट थे, क्लासिकल सोशलिज्म में यकीन करते थे। गांधीवाद का भी उन पर बड़ा गहरा प्रभाव था। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह का जो व्यक्तित्व था वो गांधीवादी था। हालांकि उनके गुरु जो थे वो क्रांतिकारी रहे, विष्णुचंद्र दुबले और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और क्रांतिकारी आंदोलन का भी उन पर बड़ा गहरा प्रभाव था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गांधीवाद का प्रभाव लेकर वो आगे बढ़े और राजनीति में चले। क्रांतिकारी आंदोलन का भी बड़ा गहरा प्रभाव चौधरी चरण सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ा। तो सादा जीवन जीने में तो उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तरह ही एक जीवन गाथा बनाई अपने जीवन काल में। किस कदर सादगी से वो जिए, ये तो उनके साथ रहने वाले, उनको जानने वाले बताते हैं। वही बहुत गहराई से उसका वर्णन भी करते हैं। और कितने उच्च विचारों वाले वो, जिनको वो निरंतर अभिव्यक्त करते थे, निरंतर उन पर डटे रहते थे। इस तरह से वो एक ज़िंदगी में, अपनी ही ज़िंदगी में एक दास्तान बन गए थे, ए लेजेंड इन हिज ओन लाइफ टाइम। चौधरी चरण सिंह उच्च कोटि के तर्कशील बौद्धिक राजनेता थे और गहन गंभीर राजनीतिक विचारक भी थे। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खासतौर से, वैसे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ही उनकी दृष्टि थी, लेकिन खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जटिलताओं का उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था। बहुत गहरा अध्ययन किया, मनन किया, अध्ययन किया, चिंतन किया। और भारतीय अर्थव्यवस्था चौधरी साहब ने अनेक उल्लेखनीय ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन हम खास पुस्तकों का उल्लेख यहाँ अपने साथियों के लिए कर रहे हैं। इंडिया पॉवर्टी यानी इट्स सॉल्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, तीसरी किताब है गांधीयन ब्लूप्रिंट, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। और भी बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, जिनका हम अभी वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही संक्षेप में हम ये जीवन चरित्र उनका पेश कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म एक मेहनतकश किसान जाट परिवार में हुआ था। मेहनतकश किसान थे उनके पिता, छोटे से किसान थे, थोड़ी सी ज़मीन थी। बाबूगढ़ छावनी जो है, उसके पास
एक गांव है नूरपुर, जो कि तहसील हापुड़ में आता है और जिसका जिला है अब गाजियाबाद। वहीं पर एक फूस की छप्पड़ वाली मढ़ैया में, झोंपड़ी में आप कहते हैं, मढ़ैया झोंपड़ी को भी कहते हैं, 23 दिसंबर 1902 को वो चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ, बालक चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह के पिता का नाम था चौधरी मीर सिंह, जो कि एक बेहद, जैसे मैंने बताया, बेहद गरीब किसान थे, लेकिन गहन नैतिक मूल्यों से उनकी ज़िंदगी परिपूर्ण थी और वही विरासत उन्होंने बालक चरण सिंह को अपने को संस्कारों में प्रदान की। तो चौधरी चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद ही, ठीक 6 वर्ष बाद लगभग, चौधरी मीर सिंह जो थे वो नूरपुर से खुर्द के बाद स्थित एक गाँव है भूपगढ़ी, वहाँ पर आ गए। यहाँ के परिवेश में चरण सिंह के मासूम और नादान हृदय में गरीब गुरबा किसानों का जो भीषण शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ एक संघर्ष का बीजारोपण हुआ था। यही बीजारोपण वस्तुतः अंततोगत्वा महान वटवृक्ष के तौर पर परिलक्षित हुआ। महान वटवृक्ष बना यही बीज। मेरठ के गवर्नमेंट कॉलेज से चरण सिंह साहब ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी। मेरठ आ गए थे वो अपने गांव से आगे पढ़ने के लिए। बड़े तेजस्वी थे, बचपन से पढ़ने में बहुत तेजस्वी थे। और उसके बाद वो आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, कानून की डिग्री हासिल की और उसके बाद 1926 में सिर्फ 24 साल की आयु में उन्होंने गाजियाबाद में, जो गाजियाबाद उन दिनों एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा जिला नहीं था उस समय आज की तरह, छोटा इलाका था, उसमें अपनी वकालत शुरू की और वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी उन्होंने मुवक्किल के पक्ष, उन्हीं मुकदमों को स्वीकार किया जिसमें मुवक्किल का पक्ष न्यायकारी होता था। यह उनका नैतिक बल था, उनका एक ईमानदार चरित्र उस वक्त भी देखने को मिलता है। उनके समकालीन लोग बताते हैं जो उस वक्त उनके साथ वकील रहे। बाद में उन्होंने बहुत उनके संस्मरण उन्होंने मतलब सुनाए कि वो बेहद ईमानदार रहे अपने पेशे में भी। लेकिन सन 1929 आया, जबकि लाहौर का एक अधिवेशन था। आर्य समाज के प्रभाव में तो थे ही, और आर्य समाज सामाजिक संघर्षों के साथ साथ राजनीतिक संघर्षों के लिए भी प्रेरित करता था, आज़ादी की जंग के लिए भी। तो उन्होंने उसी बैकग्राउंड से, क्योंकि विष्णु चंद्र दुबलिश का भी साथ था उनका, उनको उन्होंने गुरु माना था अपना, तो उनकी प्रेरणा से ही समझिए कि 1929 में वो खुद गए लाहौर शिरकत की, और लाहौर में उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू की तकरीर उन्होंने सुनी, महात्मा गांधी की तकरीर सुनी और पूर्ण स्वराज का घोषणा की थी पहली बार कांग्रेस ने। अभी तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रही थी। पूर्ण स्वराज की बात सिर्फ क्रांतिकारी कर रहे थे उस समय भी। तो चौधरी चरण सिंह बड़े प्रभावित हुए। चलिए, बड़ा मकसद क्रांतिकारियों की तरह कांग्रेस ने भी अपना बनाया, पूर्ण स्वराज बनाया, और वो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो गए। इसी ऐलान से प्रभावित होकर वो फुल टाइमर बन गए कांग्रेस के। आप ये छोड़िए, वकालत को उन्होंने छोड़ दिया पेशा और जंग आज़ादी के योद्धा बन गए। गाजियाबाद की कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बने और 1930 में महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च किया था, नमक कानून का विरोध उन्होंने किया था, डंका बजाया था, उसमें वो शामिल हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सर ये सब एक साथ ही शुरू हुए, आप जानते हैं अच्छी तरह। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उनको 6 महीने की सज़ा हुई, 6 महीने की सज़ा हुई और उनको भेज दिया बरेली जेल। उन्होंने गाजियाबाद की सीमा पर जो बहती है नदी हिंडन, उस पर जाकर नमक बनाया था, मार्च करते हुए कांग्रेसियों के साथ, हजारों कांग्रेसियों के साथ मार्च किया। उनका वो नेतृत्व कर रहे थे गाजियाबाद जिले में, और वहीं पर उन्होंने जेल डायरी लिखी और जो बाद में 2 किताबों के रूप में प्रकाशित भी हुई। स्वतंत्र लेखन के प्रति उनकी उसी वक्त से रुचि थी, बल्कि बचपन से रुचि थी। उस समय तो एकदम नौजवान थे और लिखने का बड़ा शौक़ था उनको, पढ़ने का, लिखने का, जैसे हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। तो आज़ादी की जंग में महात्मा गांधी के ग्रामीण सुधार आंदोलन का भी उन पर गहरा प्रभाव हुआ और वो किसानों के प्रति जो समर्पित हुए, उसके पीछे महात्मा गांधी की प्रेरणा थी, ज़बरदस्त प्रेरणा थी। महात्मा गांधी तो आप जानते हैं, स्वराज उन्होंने किताब लिखी, जब उस पर सब वो वर्णन किया है। ग्राम स्वराज उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1909 में लिखी थी। उस ग्राम स्वराज तो चौधरी चरण सिंह को कंठस्थ थी, पूरी याद थी, पर बिटम। फिर अक्टूबर 1941 में वो, इसके बाद समझिए 40 आ गया, ये लड़ते लड़ते व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, इंडिविजुअल एजिटेशन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 40 में, उसमें भी वो जेल गए
गिरफ्तार किए गए और अक्टूबर 1941 में उनको रिहा किया गया। 1 वर्ष का कारावास हुआ था उनको इंडिविजुअल एजिटेशन में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ यह आंदोलन। इसके बाद 1942 सब जानते हैं, करोया मरो का आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन चला, उसमें चरण सिंह नहीं पकड़े गए, भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारे सोशलिस्ट भी अंडरग्राउंड हुए थे, आपको याद होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बड़ा बड़ा मूवमेंट बना, आर्म मूवमेंट भी बना। ये ज़बरदस्त 10,000 लोग मारे गए पुलिस की गोलियों से, बड़ा लंबा इतिहास है इसका। इस तमाम दौर के अंदर समझिए रेड आर्मी बनाई थी अर्जुन सिंह भदौरिया ने, वो चंबल बेल्ट में, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे अर्जुन सिंह भदौरिया। तो बड़ा लंबा इतिहास है। उषा मेहता ने रेडियो स्टेशन लगाया था बॉम्बे के अंदर। इट्स अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ 1942 मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज सरकार कांप उठी थी। बलिया में चीतू पांडे ने ध्वस्त कर दिया था ब्रिटिश साम्राज्य को, मुर्शिदाबाद में, कोल्हापुर में। तो मेरठ के इलाके के अंदर, मेरठ क्षेत्र में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें गाजियाबाद था उनका कार्य क्षेत्र, हापुड़ था, मेरठ था, मवाना था, सरसना था, बुलंदशहर था, मुजफ्फरनगर था। ये जो पूरी मेरठ कमिश्नरी थी, इसमें चौधरी चरण सिंह ने बरतानिया हुकूमत को बार बार ललकारा। उनके बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे नाम है उसके अंदर, हम सब नामों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं उनके खास साथियों में। तो मेरठ प्रशासन ने देखते ही गोली मारने का 1942 में उनको हुक्म जारी किया कि तो बड़ा ख़तरनाक इंसान है, क्रांतिकारी बन गए वो। उस दौर में वो क्रांतिकारी थे। कांग्रेसी, बहुत सारे लोग कांग्रेसी क्रांतिकारी बन गए थे नौजवान, जैसे मैंने लोहिया का नाम किया, डॉक्टर लोहिया का, जो बाद में उनके ज़बरदस्त साथी बने एक दौर में। तो मेरठ प्रशासन ने जब गोली मारने का आदेश दिया तो वो इधर निकल गए, इधर जो है चले गए जंगलों की तरफ। और स्वामी कल्याण देव ने भी उनकी बड़ी मदद की। उस समय एक लंबी कहानी है जो हम नहीं, अभी आपको पूरा बहुत ही डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इस कहानी की, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि आउटलाइन हम बता रहे हैं उनकी ज़िंदगी की। तो एक तरफ पुलिस चरण सिंह की टोले रहती रही, वहीं जनता के भी सभाएं करके गाँव में वो कहीं निकल जाते थे, इससे पहले कि पुलिस वहाँ पहुँचे वो फरार हो जाते थे। तो ये लंबी कहानी है राजबंदी के रूप में, फिर भी आखिर में पकड़ लिए गए वो। आखिर में आगे जनरल लोहिया और जयप्रकाश हाथ आए थे, ब्रिटिश पुलिस के हाथ आए, मुखबिर लगे हुए थे उनके भी, बहुत सारे मुखबिर थे। गद्दारों की तो कभी कमी रही नहीं इस देश में। तो कदम कदम पे जहाँ देशभक्त थे वहाँ बहुत सारे गद्दार भी थे। तो 1.5 साल की उनको सज़ा, 1.5 साल वो लास्ट में पकड़े गए। समझिए कि 1945 में तो वो समझिए आंदोलन वापस हो गया, वर्ल्ड वार में जीत गए। तो 1945 से पहले वो पकड़े गए 1944 में, और वो 1.5 वर्ष करीब 1942 के मूवमेंट में भी जेल में रहे आखिरी दौर में। तो वहीं पर उन्होंने किताब लिखी, जेल में ही लिखी किताब, शिष्टाचार के नाम से, बड़ी मशहूर किताब हुई वो, जो भारतीय संस्कृति और समाज के में शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। हमारे विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए उस किताब को। ये जिस तरह से नैतिकता हिंदुस्तान की गिर रही है, जिस तरह शिष्टता गिर रही है, जिस तरह इंसानियत गिर रही है, उसके विरुद्ध एक आवाज़ है उस दौर में वो। चौधरी साहब ने किसानों का मान नहीं था, तो उन्हें माना ही जाता है। और सिर्फ 37 साल की उम्र, 1937 सिर्फ 35 साल की उम्र थी उनकी कि वो पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए। ये बन गई थी ना, ये प्रांतीय सरकारें बनी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। हमारे विद्यार्थियों को याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। उसके यूपी में चीफ मिनिस्टर बने, पहले चीफ मिनिस्टर बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और चौधरी चरण सिंह को भी टिकट मिला कांग्रेस का, और वो निर्वाचित हो गए भारी बहुमत से। अपनी कर्मठता और प्रशासनिक प्रतिभा के दम पर ही पंडित गोविंद बल्लभ के बहुत चहेते बन गए, चहेते शिष्यों में वो शामिल हो गए। निकट लोग, लाल बहादुर भी थे, खास तौर पर उनके शिष्यों में लाल बहादुर भी थे, चंद्रभान गुप्ता भी थे। गोविंद बल्लभ पंत बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी थे, बहुत बड़े वकील भी थे, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो पंत जी ने 1946 में जब वो दोबारा एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनी, हालांकि अंतरिम सरकार ही थी, पंडित नेहरू बने केंद्र में प्रधानमंत्री और पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर। तब उन्होंने 3 सेक्रेटरी बनाए, मेन अपने चीफ सेक्रेटरीज, जिनमें पहला नाम था लाल बहादुर शास्त्री का, दूसरा नाम था चौधरी चरण सिंह का, तीसरा नाम था सीवी गुप्ता का। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि उस समय उनकी 1946 में ही कितनी टावरिंग पोजीशन थी कांग्रेस के अंदर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में। तो उनके द्वारा तैयार किया गया, उन्होंने कहा जमींदारी एबॉलिशन एक्ट तैयार हुआ, विधेयक जो कांग्रेस गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल था कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट बनाने का,
उसके तहत ही वो तैयार हुआ था। और फ्यूडलिज्म के खिलाफ कांग्रेस की पूरी एक जंग थी। जंग आज़ादी में भी जंग लड़ी थी उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, क्योंकि वो पिट्ठू थे जब अंग्रेज सरकार के। तो कल्याणकारी राज्य के आधार पर जो एक विधेयक तैयार हुआ, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, वो 1942 में लागू हुआ और उसके प्रणेता, उसके संरचना करते चौधरी चरण सिंह ही थे। वो मिनिस्टर थे, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे 1952 में। तो गरीबों को, गरीब किसानों को, जो खेतीहर किसान थे, उनको ज़मीन का हक मिला। बहुत लंबी कहानी है, बहुत ही मैंने बताया, इसको संक्षेप में हम बता रहे हैं इसको। 1954 में फिर वो भूमि संरक्षण, लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट आया, उसको भी चौधरी चरण सिंह ने तैयार किया था, उन्हीं के नेतृत्व में तैयार हुआ था और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने उत्तर प्रदेश की पास किया। अब आया 1959, बहुत महत्वपूर्ण साल है उनकी ज़िंदगी का, जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पंडित नेहरू ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की वहाँ कोऑपरेटिव खेती के हक में और बड़े उद्योगों के हक में, क्योंकि वो सोवियत मॉडल से बहुत प्रभावित थे। पंडित नेहरू जानते हैं, अब सोशलिस्ट मिजाज के शख्स थे और ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय द सोवियत यूनियन, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने एकदम डिफरेंट गांधीवादी रुख अपनाया उसमें, क्योंकि ही वॉज नॉट ए क्लासिकल सोशलिस्ट, ही वॉज ए गांधीयन, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडियोलॉजी। तो वो छोटे उद्योगों की पैरोकारी की उन्होंने और कोऑपरेटिव खेती का विरोध किया। हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव खेती कामयाब नहीं होगी, छोटी जोतें भले ही हैं यहाँ पर। तो इसका कारण पंडित नेहरू से उनका तकरार हुआ, 1 घंटे का उनका बड़ा ज़बरदस्त भाषण है नागपुर अधिवेशन में। और उसके बाद सच ये है कि पंडित नेहरू से उनकी कभी पटी नहीं। पंडित नेहरू की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा समझिए कि महान उनका व्यक्तित्व नहीं रहा, वो सोचने लगे ये तो कोई कंजर्वेटिव शख्स है। इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में भी अड़चने आई। जब वो सबसे बड़े सीपी गुप्ता के बाद सबसे बड़े क्लेमेंट थे चीफ मिनिस्टरशिप के, लाल बहादुर तो चले गए थे केंद्र में, लाल बहादुर शास्त्री तो उनके साथ थे ना कैबिनेट में, यहाँ उत्तर प्रदेश में। बाद में उनको पंडित नेहरू ले गए दिल्ली, तो यहाँ रह गए सीपी गुप्ता। सीपी गुप्ता को चीफ मिनिस्ट्री मिली। इसके बाद सुचेता कृपलानी को थोप दिया गया केंद्र द्वारा। हालांकि सुचेता कृपलानी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने को साइडलाइन करना था, क्योंकि तो शी वॉज इम्पोज्ड ऑन उत्तर प्रदेश। और बहुत सफल चीफ मिनिस्टर भी नहीं रही वो, बहुत ज़्यादा सब जानते हैं। खैर, ये तो एक लंबी कहानी है राजनीतिक तकरारों की, गुटबंदियों की, आइडियोलॉजीज़ की। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में उनकी राजनीतिक उपेक्षा जरूर की, ये बात सच है। और उसी का परिणाम हुआ कि 1967 में 40 वर्ष की कांग्रेस में निरंतर सक्रियता के पश्चात सम्मिश्र सरकारें बनी। कांग्रेस हारी 9 राज्यों में। डॉक्टर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय का ही पूरी तरह से एक तरह का डिज़ाइन था, ये मिलकर लड़े ये लोग और शक्तिशाली बने विपक्षी। पहली बार इतिहास में, पहली बार विपक्ष पावर में आया 9 राज्यों में। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक था और उसमें सबसे बड़ा किरदार निभाया चौधरी चरण सिंह ने, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और रोते हुए छोड़ी। जब वो उनकी तकरीर आप सुने अगर वो पुरानी वाली, तो उसमें वो निरंतर उनके आंसू बह रहे हैं और वो बेहद भावुक तकरीर है, बड़ी ऐतिहासिक तकरीर है। और चौधरी साहब ने 3 अप्रैल 1967 को सम्मिश्र सरकार में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला। सम्मिश्र सरकार बनी, इसमें भारतीय जनसंघ था, एक तरफ राइटिस्ट थे, एक तरफ हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी उसमें, सोशलिस्ट पार्टी भी थी और कुछ पुराने कांग्रेसी भी थे। जैसे चौधरी चरण सिंह खुद ही एक बहुत पुराने 40 वर्ष पुराने कांग्रेसी थे और उन्होंने खुद भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उनकी अपनी पार्टी, छोटी पार्टी थी उस समय, बहुत ही कम उसमें उनके साथ एमएलए थे, लेकिन ही वाज मेड चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह 17 अप्रैल 1968 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि तकरार हो गई आपस में, क्योंकि विभिन्न विचारों के लोग थे। कहाँ एक तरफ राइटिस्ट जनसंघी और कहाँ एक तरफ हार्डकोर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट भी थे उसमें। तो कुल मिलाकर लंबी कहानी है इस अंतर द्वंद्व की भी। वो अंततोगत्वा उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर हुआ चुनाव मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश में, सरकार गिर गई और 17 फरवरी 1970 को वो फिर दोबारा बन गए चीफ मिनिस्टर। पहली बार बने 1967 में और करीब 3 साल बाद फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। और 1971 का चुनाव आया तो उन्होंने लड़ा चुनाव लोकसभा के लिए, लेकिन उसमें उनकी हार हो गई। वो पराजित हुए मुजफ्फरनगर से। कॉमरेड विजयपाल सिंह थे कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट,
उन्होंने उनको शिकस्त दी। फिर भी लेकिन उसके बाद का पीरियड उन्होंने बहुत ही अध्ययन मनन और चिंतन में किसानों के लिए लगाया। मेरठ में ही रहे वो उस दौर में, काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रीय पूरा दौरा भी करते थे, वो राजनीतिक दौरे भी उनके जारी रहते थे। लेकिन वो उस समय उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, उनका हम बाद में उल्लेख करेंगे। तो 1977 में आखिरकार ये एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विद्यार्थी आंदोलन था। विपक्ष के लोगों ने भी उसमें शिरकत की, मदद की, उस आंदोलन की, बाहर से मदद की। मुख्य भूमिका में तो विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटीज़ के। शुरुआत गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन था, नवनिर्माण समिति के गुजराती बच्चों ने किया था और वो बड़ा संग्राम बन गया। खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा नॉर्थ उसकी चपेट में आ गया और उसके कारण इमरजेंसी बाद इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्योंकि उनका इलेक्शन अवैध घोषित कर दिया था जगमोहन लाल सिन्हा, जज थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, और उसके बदले में उन्होंने सत्ता बनाए रखने के लिए भारत पर आपातकाल लाद कर 1 लाख करीब लोगों को जेल भेज दिया। चौधरी चरण सिंह को भी जेल भेज दिया, मोरारजी देसाई, बड़े बड़े लीडर, सब बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग फरार हो गए उस आंदोलन में, जो आंदोलन में थे। वो भी एक अपने आप में एक लंबा इतिहास है संघर्ष का। 19 महीने इमरजेंसी हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर इलेक्शन कराए और उसमें इंदिरा गांधी पूरी तरह पराजित हुई, संजय गांधी पराजित हुए। इस दौर में बहुत से जुल्म ढाए गए, नसबंदी के जुल्म ढाए गए, बहुत सारी लंबी कहानी है इसकी भी। कुल मिलाकर ये हुआ कि नई सरकार बनी, जनता सरकार बनी, जनता पार्टी बनी, और उसमें बहुत सारे दल मर्ज हुए, जिसमें चौधरी साहब ने भी अपनी पार्टी को, बीकेडी को, भारतीय क्रांति दल को मर्ज कर दिया। सोशलिस्ट पार्टी भी मर्ज हो गई, भारतीय जनसंघ का भी विलय हो गया, ओल्ड कांग्रेस का भी विलय हो गया, और चौधरी चरण सिंह बन गए देश के गृह मंत्री, मोरारजी बने प्रधानमंत्री। लेकिन ये सरकार भी चली नहीं। चौधरी चरण सिंह बड़े स्वाभिमानी थे, किसानों के बड़े हितैषी थे, और मोरारजी को सब जानते हैं कि वो प्रो कैपिटलिस्ट थे। तो कैसे बनती, ठन गई आपस में, बार बार अपमान हुआ चौधरी चरण सिंह का। बहुत ज़्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उनको सिर्फ 2 कैबिनेट मिले पद, 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। और कांग्रेस के बाद थोड़े से लोग थे, उनको 7 कैबिनेट मिनिस्टर मिले। तो ये जांचते हुए ये अन्याय हुआ। लंबी कहानी है संघर्ष की भी, लेकिन बहुत संक्षेप में क्योंकि हम वर्णन कर रहे हैं, तो हमने बताया कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह ने फिर 1979 में 78 में इस्तीफा दे दिया, 1 घंटे 1 वर्ष के बाद ही, करीब 1.5 वर्ष बाद। फिर लेकिन बड़ी किसान रैली हुई, अद्भुत किसान रैली, शायद इतिहास में ऐसी किसान रैली नहीं हुई। लाखों किसान आए, पूरे देश से आए, शक्ति प्रदर्शन हुआ ज़बरदस्त। चौधरी साहब ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया कि उनकी खुद की क्या ताकत है। बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन है वो, बड़ा ज़बरदस्त। अंततोगत्वा कुछ साथी बीच में पड़े, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी एक प्रमुख नाम है, जिन्होंने फिर समझौता कराया और चौधरी चरण सिंह को फिर सरकार में शामिल होना पड़ा, या होना उन्हें नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये एक विवादित प्रश्न है। लेकिन फिर वो वित्त मंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री पद नहीं रहे। गृह मंत्री पद उनसे ले लिया गया। ही वॉज मेड फाइनेंस मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो उस दौरान उन्होंने एक राष्ट्रीय कृषि बैंक की स्थापना की, ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं, नाबार्ड, और मंडल कमीशन तो उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर ही बनाया था, ये सब जानते हैं। तो इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के केस में उन्होंने ऑर्डर कर दिया अरेस्ट करने का। 100 गाड़ियों का घपला था, 100 गाड़ियाँ खरीदी थी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ये आरोप था इंदिरा गांधी पर, और उनका पैसा दिया था इंडस्ट्रियलिस्ट ने। दैट वाज अ केस अगेंस्ट इंदिरा गांधी। संजय गांधी के बहुत सारे केस थे, इंदिरा गांधी में मेन केस यही था, गड़बड़ी का, चुनाव में गड़बड़ी का, जिसके आधार पर जगमोहन लाल सिन्हा ने भी उनको, समझिए कि उनके चुनाव को अवैध ठहराया था, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। ये वही केस था, है करीब करीब, और भी हैं कई सारे मामले। उनमें आदेश दिया, लेकिन वो कुछ टेक्निकल गड़बड़ थी। एन.के. सिंह नाम के एक सीबीआई अफसर थे, बड़े अफसर थे, उनको उनकी जिम्मेदारी दी गई, और वो सारे घटनाक्रम पर एक प्लेन ट्रूथ नाम की किताब भी एन.के. सिंह ने लिखी है। उसको पढ़ सकते हैं हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी, तो पता लगेगा उस दौर का क्या गड़बड़ी हुई थी उस केस में। अगले दिन मजिस्ट्रेट थे मिस्टर दयाल, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, उनके सामने उनको पेश किया गया और उन्होंने उनको रिहा कर दिया। कोई आधार ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बस FIR है,
ये देखिए कमाल, देखिए ये तो सीबीआई का कमाल। ये सीबीआई के बड़े डंके बजते हैं ना, आप देखते हैं ना क्या हाल है, क्या हाल था सीबीआई का। आज भी ऐसा ही हाल है, कितने सारे केस छूट जाते हैं। तो ये जो है लंबी कहानी है, जिसको मैंने कहा कि ये भी, हर कहानी इसमें बहुत लंबी है, हर दास्तान बड़ी ज़बरदस्त है। हम बहुत ही संक्षेप में इस दास्तान को बता रहे हैं आपको। तो 78 में मुरारजी के 6 गंभीर मतभेदों के कारण फिर जैसे मैंने बताया त्याग पत्र दिया, अंत में फिर त्याग पत्र हो गया, सरकार टूट गई। इंदिरा गांधी की शर्तें मानने से चौधरी चरण सिंह ने इनकार कर दिया। जब वो ही वॉज मेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। जैसे मैंने शुरू में बताया, उन्होंने 28 इसके बाद जनता पार्टी के विघटन के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला कांग्रेस की हिमायत से। उनके साथ बहुत सारे सोशलिस्ट थे, बहुत सारे कम्युनिस्टों का भी उनको समर्थन था, साम्यवादी पार्टियां भी उनके साथ थीं, और उन्होंने हुकूमत बनाई। बहुत सारी शर्तें थी कि जस्टिस एच.आर. खन्ना को हटाया जाए, इससे संजय गांधी के तमाम मुकदमा वापस लिए जाएं। ये सब बातें उन्होंने स्वीकार नहीं की और इंदिरा गांधी से मिलने नहीं गए। अब उनका अपना स्वाभिमान था, ये भी एक बड़ा कारण बना। हालांकि इंदिरा गांधी जयंत चौधरी के जन्मदिन पर आती हैं उनसे मिलने के लिए, जब सरकार चली जाती है। ही वॉज जस्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इन दोज डेज। तो ये बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है, बहुत ही कोई नहीं जानता किसकी गलती ज़्यादा है। लेकिन चौधरी साहब, जैसे मैंने बताया ना, अत्यंत सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति थे, अत्यधिक अपने सिद्धांतों के प्रति कठोर थे। कुछ लोग तो कहते हैं ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, ही शुड बी। वो समझौते नहीं करते थे, उन्होंने मुरारजी से भी समझौता नहीं किया जो प्रो कैपिटलिस्ट थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह शुरू से प्रो पीजेंट्स थे, वैसी पॉलिसी लाना चाहते थे। कॉरपोरेट ने तो सदा किसानों को लूटा है ना। आज़ादी के पूरे दौर में किसानों का भयंकर शोषण हुआ है, चाहे वो बिचौलियों द्वारा हुआ हो, चाहे वो पूंजीपतियों द्वारा जो हुआ हो, कहीं ना कहीं सरकार की मदद उनको रही है। तो इंदिरा गांधी से भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, नतीजा अपनी सरकार खो दी। अब इस पर एक बड़ा विवाद है कि उनकी रणनीति ठीक नहीं थी, उनको रहना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, और बहुत सारी बातें, क्योंकि वो बड़े अनकॉम्प्रोमाइज थे, बड़े बेबाक थे। मैंने बताया ना, इतने बेबाक थे कि एक बार जो है उनसे पूछ लिया एक पत्रकार ने कि चौधरी साहब जो है, आप जो है चाहते हैं कि मुरारजी की सरकार को गिरा दिया जाए, साजिश। लोग कह रहे हैं, कहने लगा मैं आई विल वेट फॉर हिज डेथ, मैं उनकी मृत्यु का इंतजार करूँगा, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, मैं उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं करता। तो ये पूरा वर्णन किया है हमने, जो बहुत बड़े वकील रहे हैं, जो कानून मंत्री भी थे मुरारजी की सरकार में, शांति भूषण जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, उसमें सारा वर्णन किया उनकी बेबाकी का, उनके समझिए कि उनके शानदार कैरेक्टर का। तो त्यागपत्र तो जैसे मैंने बताया 20 अगस्त 79 को उन्होंने दे दिया था, और सरकार गई गिर। अंत तो गत्वा सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह की राजनीति में सहमति है, और आपको यू कैन एग्री और डिसएग्री विद चौधरी चरण सिंह ऑन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेकिन उनकी ईमानदारी से, उनकी दृढ़ता से, उनकी नैतिकता से यू कैन डिसएग्री। उनकी जो नीयत है, उनकी जो शानदार और पवित्र नीयत है किसानों के प्रति, देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति, सांप्रदायिकता के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध जो उनकी नीयत है, उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। ही वॉज ए रियल रिवोल्यूशनरी, ही वॉज ए रियल गांधीवादी, सच्चे देशभक्त, सच्चे सेकुलर शख्स, धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो उनकी राजनीति तो बहुत सारा वजह से बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनकी नीयत कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनकी इंटेंशन कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनके उद्देश्य कंट्रोवर्शियल नहीं है। जिन उद्देश्यों के लिए जिए और मरे वो, तो जो उनका नैतिक बल है, उनकी जो नैतिक शक्ति है, बेहद ईमानदार चरित्र है, उससे कौन असहमत हो सकता है? हु कैन डिसएग्री विद दैट ग्रेट कैरेक्टर? तो संपूर्ण जीवन में उन्होंने राजनीतिक सभाओं में भी कह देते थे वो, तो भाई जो अगर मेरे उम्मीदवार का चरित्र अच्छा नहीं है तो हरा दो उसे। किसी में हिम्मत नहीं आज ये बात कहने की। आज तो पूरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका है। आप जानते हैं ना, ऐसे दौर में ज़रूरत है हमें चरण सिंह के व्यक्तित्व की, चरण सिंह के विचारों की, चौधरी साहब के पावर की, उनकी विरासत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि पार्लियामेंट में देखिए 200 से ज़्यादा क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। ऐसे दौर में चौधरी चरण सिंह उस वक्त कहते थे, अगर चरित्र खराब हो तो मेरे कैंडिडेट को हरा दो। है किसी में इतना दम?
एक शेरवानी थी, वो फट गई थी एक बार उनकी, उसको रफू के लिए बेची, खो दी वो किसी ने, रफू करने खो दी। फिर एक और बनी, उन्होंने चलो इस बहाने बन जाएगी, वही रही जिंदगी भर। जरा तुलना कीजिए आज के नेताओं से, तो 5-5 बार कपड़े बदलते हैं दिन में, सस्ते संवरते हैं। सादगी की जरा तुलना तो कीजिए उनसे, चौधरी चरण सिंह से, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी की तुलना कीजिए उनसे, सरदार पटेल की बात करने वालों से सरदार पटेल की तुलना कीजिए। तो मूर्ति तो इतनी बड़ी लगाते हैं पर दिल में कहीं नहीं है पटेल, आचरण में कहीं पटेल नहीं है, आचरण में कहीं लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, आचरण में कहीं चौधरी चरण सिंह नहीं। इनकी मूर्तियां लगाने से क्या होगा? उनके चरित्र पर आचरण तो करो, उस सादगी को तो लाओ। गरीब मुल्क में 80 करोड़ लोग तो पल रहे हैं सब्सिडी पर अनाज की, कितना गरीब मुल्क है, करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हैं। तो इतनी सादगी से वो जिए, इतनी सादगी से उन्होंने अपना व्यक्तित्व संवारा और सजाया। यह असली व्यक्तित्व, कपड़ों से आज व्यक्तित्व नहीं बनता, बनता चरित्र से व्यक्तित्व। तो उनके एक रिश्तेदार थे वासुदेव सिंह, एक बार स्कूटर चीफ मिनिस्टर कोटे से उन्होंने बुक करा लिया, सेक्रेटरी था। अब साहब चौधरी साहब को लग गया पता, अब चौधरी साहब को कहाँ पड़ता था। उन्होंने कहा कौन है ये, उसने बताया ये आपके रिश्तेदार आए हैं मिलने के लिए और इन्होंने एक स्कूटर बुक कराया था, कैंसिल करा दिया, वापस करो इसके पैसे। सोच सकते हैं आज ये कैरेक्टर आप किसी पॉलिटिशियन का, जबकि घर भर रहे हैं लूट कर मुल्क को लोग, पॉलिटिशियंस। तो चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व है, चौधरी साहब की जो ईमानदारी है। राम बच्चन यादव थे वो एक प्रेसिडेंट यूपी के, उनकी पार्टी के, उन्होंने 9 लाख रुपए ले लिए एक शराबी से, एक शराब के व्यापारी से, टिकट दे दिया। पैसा चाहिए पार्टी लड़ाने के लिए। चौधरी साहब को पता लग गया, जो असली दावेदार था, जो ईमानदार था, बहादुर था, पार्टी के प्रति समर्पित था, वो पहुंचा, महाराज मेरा टिकट काट दिया राम बच्चन यादव ने। उन्होंने राम बच्चन यादव को बुलाया, क्यों काट दिया इसका टिकट? तो राम बच्चन ने कहा साहब वो शराब का व्यापारी था, बड़ा उसे टिकट देना पड़ा, पैसे चाहिए पार्टी के लिए, वापस करो, नहीं चाहिए सब पैसा। सोच सकते हैं आज आप कॉरपोरेट के दम पर पलने वाले पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट, सोच सकते हैं आज आप इस चरित्र को, किस कदर पतित हो गई हमारी राजनीति, किस कदर भ्रष्ट हो गए हैं चुनाव, किस तरह दंदना रहा है धन। 1 रुपया लेते थे एक बीघे पर एक किसान से, सिर्फ 1 रुपया। इस तरह से वो उनके चरित्र का निर्माण में बड़ी लंबी कहानी है, हम उसे बहुत ही संक्षेप में आपको सुना रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में, ताकि कुछ सीख सके हमारे विद्यार्थी, कैसे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज़ादी के दौर में भी कैसे लोगों ने ये मुल्क बनाया, जहाँ भी ये पहुँचा है। ये मुल्क ऐसे ही लोगों ने बनाया है, ऐसे ही महान लोगों ने बनाया है। तो उनकी राजनीतिक विरासत अब तो बट गई है, खंडित हो गई, अब तो कहाँ है? अरे असली राजनीतिक विरासत तो उनकी किसान आंदोलन में थी, जिन्होंने टिका दिया, सर घुटने टिका दिए सरकार के। पार्टियों में नहीं उनकी कहीं विरासत चौधरी चरण सिंह की। कोई भी दावा करता रहे, चाहे मुलायम सिंह दावा करें या नीतीश कुमार दावा करें या कोई भी दावा करे, वो असली विरासत तो उस किसान मूवमेंट में है, जो कॉरपोरेट के विरुद्ध इतना बड़ा संग्राम किसने लड़ा, कितना बड़ा संग्राम लड़ा, किस तरह कुचलने की साजिश हुई संग्राम को सरकार द्वारा, कितनी साजिशें हुई, जिस तरह की साजिशें चौधरी चरण सिंह के खिलाफ हुई, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, सरकार में नहीं रहने देंगे, क्या नहीं हुआ उनके खिलाफ, क्या बताएं वो दर्द भरी दास्तान, बहुत बड़ी दर्द भरी दास्तान है। किस तरह से इस किसान लीडर को कुलक कहा गया, किस तरह से इंग्लिश प्रेस ने नकारा चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि करोड़ों किसानों की आवाज़ को नकारना ही था उन्हें, उनको कुचलना ही था उनको। आज भी वो कुचले जा रहे हैं, आज भी कहाँ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। ये कानून लाई सरकार तो कॉरपोरेट के हित के लिए, किसानों के हित के लिए नहीं। किसान लड़े और उनको, आज चौधरी चरण सिंह की बहुत ज़रूरत है सारे देश के किसानों को, उस चरित्र की। आज किसान लीडरों को चौधरी चरण सिंह के चरित्र की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कोई किसान मूवमेंट सफल नहीं होगा, भूल जाइए आप। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, हमने बहुत ही संक्षेप में इसको आपके सामने। सभी उनकी विरासत का दावा करते हैं, चौटाला भी करते हैं, कौन नहीं करता, सब लेते हैं चरण सिंह का नाम। अब तो ये भी ले रहे हैं जो सबसे बड़े विरोधी थे चरण सिंह के, ये भी ले रहे हैं। तो मूर्ति मत लगाइए चरण सिंह की, मूर्ति पूजा भी मत कीजिए, उनके व्यक्तित्व को अपनाइए, उनकी ईमानदारी पर चलिए, उनकी दृढ़ता को पहचानिए, उनकी नीयत से
उनके नियत की बात कीजिए। हो सकता है उन्होंने कोई ब्लंडर्स किए हो हिस्ट्री में, सब बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अडिग रहे, वो अपने पद पर अडिग रहे, उसी में जिए और उसी में फना हो गए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद रहिए।